इसमें ना समझाने को कुछ ज्यादा खास है ही नहीं, क्योंकि है ही इजी टॉपिक, और जितना पढ़ाया है उतना ही मतलब का है कि जब किसी कंडक्टर की बॉडी के अंदर एडी की फॉर्म में करंट हो जाए, लूप में करंट हो जाए, जो कि जनरली बैटरी से नहीं पैदा की जा सकती। बैटरी से तो यदि ये डिस्क है ना, और यदि बैटरी लगाऊं तो बैटरी से इस डिस्क में कभी भी ऐसे करंट पैदा नहीं की जा सकती। करंट इसमें जब आप डिस्क को लगाओगे, वो भी मेटल, तो यू जाएगी और ये ऐसे करके एरिया में जरूर डिवाइड हो जाएगी, मान ली मैंने बात, फिर वो यहाँ पे एक हो जाएगी, ऐसे करके करंट चलेगी। इसमें यदि करंट ऐसे चाहते हो कि ये डिस्क है कि इसमें लूप के अंदर करंट ऐसे हो जाए यूं करके, तो वो एक ही तरीका है, एक ही कि यदि मैं इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करूं तो इसके अंदर भी ऐसे करंट बन जाएंगी। बस इस करंट का एक डिसएडवांटेज तो बहुत है, लेकिन पहला जो यूनिक डिसएडवांटेज है वो ये कि आप इस करंट से जो इंड्यूस हो गई है बल्ब नहीं जला सकते। चलो बल्ब के, ये रहा बल्ब है ना, ये रहा बल्ब, कल बताया था ना, ये रहे दो तार, बताओ कहां कनेक्ट करोगे दो तार, कहां करोगे तार कनेक्ट? इसमें क्या है, यदि ये कॉइल है, मान लो ये कोई कॉइल है, ओके, इसमें करंट इंड्यूस हो गई, तार को काट दो, ये रहे दो बल्ब के तार, एक यहां डाल दो एक यहां लगा दो, हो गया, बल्ब जलने लगेगा। लेकिन इसमें यदि यहां काट दोगे तो अभी तो भी कनेक्शन नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा, इस तरीके से करंट सर्किट में आ ही नहीं पाएगी, वो अपने लूप में घूमेगी, सर्किट में नहीं आ सकती बाहर। अब लेकिन इसके अपने यूनिक एडवांटेज है, यदि इसकी अपनी एक अलग समस्या है तो इसका एक अलग अपना फायदा है। पहले तो ये बताइए, जो डेमोन्स्ट्रेशन मैंने भेजे उसमें देखा होगा, ये रिलेटिव मोशन का बहुत स्ट्रांगली अपोज करती है। एक कॉइल और एक डिस्क, ये रही कॉइल और एक ये रही डिस्क। कॉइल में यदि मैं मैग्नेट यू करके ला रहा हूं, लेट दिस इज मैग्नेट यू ले जा रहा हूं इसके पास, तो इसमें भी लेंज लॉ के अकॉर्डिंग सपोज करो नॉर्थ पोल ले जा रहा हूं तो नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप होगी, और इसमें मैग्नेट लेके आ रहा हूं तो इसमें गुच्छे में नॉर्थ पोलैरिटी के अकॉर्डिंग करंट ऐसे होगी। तो यदि मुझे यहां नॉर्थ पोल ले जाना मुश्किल है तो यहां बहुत मुश्किल हो जाता है नॉर्थ पोल ले जाना, क्योंकि यहां इतने सारे लोग कहते हैं ना संगठन में शक्ति है ना, तो वही पूरे ये करंट बन जाएगी और आपके रिलेटिव मोशन का अपोज करेगी। दूसरी चीज, इसमें क्योंकि केवल वायर के अलोंग करंट बनी है ना। अच्छा एक और चीज, इसमें यदि मैं यदि मैं रेक्टेंगुलर कॉइल, एक मिनट सुनना, यदि ये मैंने रेक्टेंगुलर कॉइल बनाई और ये रेक्टेंगुलर प्लेट ली, अंतर समझना, इसमें यदि मैं मैग्नेट लेके आ रहा हूं तो फिर वो वायर के अलोंग करंट चलेगी, लेकिन इसमें करंट जब एडी करंट बनेगी वो ऐसी बनेगी। समझ पा रहे हो या नहीं? जो एडी करंट बनेगी वो जनरली सर्कुलर लूप लेती है लेकिन गुच्छे में बनेगी। चलो अब आ जाइए, ये तो समझ में आ गया। दूसरी चीज, यदि इसमें हीटिंग इफेक्ट आ रहा है H बराबर I² RT है ना, तो इसमें हीटिंग इफेक्ट I² के प्रभाव को देखो, क्योंकि यहाँ तो और गुच्छे में करंट है, यहाँ और स्ट्रांगली करंट जो बनेगी, एक तो कई सारी करंट गुच्छे में बन गई, जो हीट बनती है वो बहुत एक्सेसिव अमाउंट में बनती है, बहुत, यानी मेटल बहुत हाईली हीट हो जाता है। कॉइल तो थोड़ी बहुत गर्म होती है, ये मेटल बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। अब देखिए, ये मौका देख के चौका मारती है, जैसे सरफेस एरिया दिया आपने तो सरफेस एरिया में इंड्यूस हो जाएगी, और यदि आपने वॉल्यूम दिया, इमेजिन करो, कल बताया था, हाँ बताया था कल, जैसे ये कोई मेटलिक बॉडी है, मेटलिक कंडक्टर है ना, पूरा अंदर सॉलिड है, सॉलिड ईट है मेटल की, यदि मैं मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे चेंज कर रहा हूं, इमेजिन करो ऊपर से मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन आ रही है वेरिएबल, तो इसमें इंड्यूस करंट ऐसे बनेंगी, ऐसे बनी, ऐसे बनेंगी, ऐसे करके ये बन जाएंगी। और ध्यान रखना, ये जो इंड्यूस करंट का जो लूप होगा वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि कल मैंने एक फिगर और बताया था कि यदि कंडक्टर ऐसे ही रखता हूं मैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आएंगी, ठीक है, तो ये लूप्स ऐसे बनेंगे, ये थी, ठीक है। तो ये रिलेटिव मोशन का बहुत स्ट्रांगली अपोज करती है। तो जो डेमोन्स्ट्रेशन थे उसमें देखा होगा कि वो मेटल प्लेट जब यूं ही फेंक रहे थे, नीचे आके गाजर काट दी उसने, काट दी थी ना, और लेकिन जब उसी मेटल प्लेट को बिना टच किए हुए हमने बस इधर मैग्नेटिक फील्ड, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट अटैच करी, तो गिरते गिरते नीचे आके डीएसेलरेट हो गई, जब वो मैग्नेटिक फील्ड से गुजर रही थी। तो उसका डीएसेलरेट होने का कारण ये कि यदि सपोज करो यहां मैग्नेट, ये मैग्नेट है और ये मेटल प्लेट गिर रही है यूं करके, अभी तो कुछ नहीं, लेकिन जैसे वो यहां से गुजरेगी
तो बताना इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने वाली स्टेज में आ गया। इधर नॉर्थ पोल है तो इधर भी नॉर्थ पोल बन जाएगा, है नहीं। और ये जब आ रही होगी तो नॉर्थ, एक और चीज इसमें भी बड़ी कलेस है, जब ये आ रही होगी तो नॉर्थ पोल बनेगा और जब ये जा रही होगी तो साउथ पोल बनेगा, यानी उसको आने से भी रोकेगी और नीचे जाने से भी रोकेगी। समझना मेरी बात को, ये बड़ी बारीकी की बात बताई मैंने। जब ये डिस्क गिर रही होगी ना, तो पहले तो जब इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर मार रही होगी तो एंट्री के समय इसमें नॉर्थ पोल बन जाएगा और उसको नीचे नहीं आने देना चाहेगी। चलो आ भी गई जबरदस्ती, तो जब ये हाफ वे में आ गई होगी तो तुरंत करंट की डायरेक्शन, क्योंकि एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, क्योंकि अब पहले मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ना चाह रहा है तो बढ़ने नहीं देगी, और अब मैग्नेटिक फ्लक्स घटना चाह रहा है। तो याद रखना इसमें दो सीन क्रिएट हो गए होंगे, समझ में आ रहा है ना ये चीज। तो इसलिए हाईली डीएसेलरेट होती है, क्योंकि आने का भी अपोज और जाने का भी अपोज, ठीक है। तो यानी आपने वो देखा होगा, बहुत सारे थे कि उसमें एक मैग्नेट थी सिलेंडर की फॉर्म में, उसको जब ऑसिलेट करा रहे थे फ्रीली तो ऑसिलेट कर रही थी, ये थी ये रही मैग्नेट ऐसे करके। जब इसको मैं ऐसे ऑसिलेट करा रहा था तो बड़े मजे से ऑसिलेट कर रही थी, यहां से लेके यूं बड़े मजे से जा रही थी, है ना ये। लेकिन जब इसके नीचे एक केवल मेटलिक कंडक्टर रख दिया था नीचे प्लेट, तो क्या डेमोन्स्ट्रेशन देखा था आपने, जो इससे टच नहीं था, तो क्या डेमोन्स्ट्रेशन देखा, जब इसको यूं फेंकते थे यूं यही रुक जाती थी, जबकि दूर टच भी नहीं हो रही थी। तो ये सब क्या था कि जब जैसे ही एंटर करेगी तो इसके अंदर फ्लक्स चेंज होने चालू हो जाएंगे और वो तुरंत इंड्यूस करंट पैदा हो जाएंगे, और इंड्यूस करंट उस चेंज इन फ्लक्स का अपोज करेंगे। अब एक और चीज, मुद्दा ये कि यदि हमको जब ये अच्छी लग रही है, अच्छा इसको बोलते हैं या इसको ये जो था, अच्छा यदि मैं इसको पकड़ के नॉर्मली यूं छोड़ता हूं तो रुक तो ये भी जाएगी, एयर फ्रिक्शन तमाम रेजिस्टिव फोर्स होती है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं डैम्पिंग। लेकिन मैंने इसको यूं इस मैग्नेट को जो डेमोन्स्ट्रेशन में थी इसको छोड़ दूं तो ये ऑसिलेट करके धीमे धीमे रुक जाएगी। फिजिक्स में इस तरीके से रुकना कहलाता है डैम्पिंग, ऑक्सीलेशन का डेड हो जाना। देखो मैं 11 का कुछ याद दिला सकूं तो ऑसिलेशन धीमे धीमे यूं करके यूं हो जाना, धीमे धीमे धीमे, किसी भी ऑसिलेशन का धीमे 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 यूं हो जाना, दिस इज कॉल्ड डैम्पिंग। लेकिन यदि इस तरीके से करा था तो क्या होगा, डैम्पिंग वुड बी वेरी हाईली फास्ट। और थोड़ा तेज कर देता हूं क्योंकि डैम्पिंग ऐसी हो जाएगी, समझना मेरी बात, कितनी देर में जाके ऑसिलेशन डेड होंगे यदि आप इसको फ्रीली छोड़ दोगे तो इतनी देर लगेगी ऑसिलेशन को डेड होने में। लेकिन इस वाले डेमोन्स्ट्रेशन में क्या हुआ था, ऑसिलेशन खत्म, टाटा बाय बाय, तुरंत डेड हो गए। दिस इज कॉल्ड डैम्पिंग, बट एक और नाम और ऐड कर दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। जब एडी करंट का प्रयोग करके यदि किसी का रिलेटिव मोशन रोक दिया जाए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, ठीक है। अब ये जो रिलेटिव मोशन का अपोज करना है ये कई जगह नुकसानदायक भी है लेकिन कई जगह फायदेमंद भी है। जैसे मैंने बताया था जब ट्रेन चलती है धपड़, ये नॉर्मल ट्रेन नहीं है ना, जो अब आजकल हाई स्पीड ट्रेन जो बनने लगी है, डिजाइनिंग होने लगी है, जो 5G लेवल की ट्रेन और 4G लेवल की ट्रेन, हम जो पढ़ रहे हैं वो अंग्रेजों ने दी है ट्रेन। रियलिटी आज भी हमारे यहाँ देश में जो ट्रेन चल रही है, अंग्रेजों ने यदि भारत को कुछ अच्छा देके गए हैं, ऐसा कहते हैं, यदि कुछ अच्छा देके गए हैं तो वो रेलवे नेटवर्क देके गए हैं। ये रेलवे नेटवर्क उनके ही द्वारा बिछाया गया था, बस हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, लेकिन ट्रेनें वही तो है उनके जमाने की। आज भी या तो डीजल इंजन चलते हैं या इलेक्ट्रिकल इंजन चल रहे हैं, है ना। डीजल इंजन, बीच में तो वो गदर वाले भी चले थे, कोयले वाले इंजन, है ना, देखे होंगे गदर वाले कोयला उठा उठा के हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते थे। वो तो खैर धीमे धीमे कम है अभी भी, लेकिन बिलीव मी वो भी है अभी भी। तो अब जो फास्ट मूविंग ट्रेन है, जो नए कॉन्सेप्ट से ट्रेन बननी है, मैग्नेटिक ट्रेन जो बनती हैं, जो चलते ही पटरी से भी ऊपर हो जाती हैं, पता है ना, चलते चलते पटरी से ऊपर हो जाती है, उनमें मैग्नेटिक ब्रेकिंग लगाया जाता है। मैग्नेटिक ब्रेकिंग मतलब, हाँ शोले में भी थी, है ना, शोले में भी थी, ठीक है। अब आ जाइए, क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो उसमें ना पहियों को रोकने के लिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं। बातों बातों में मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट भी बता रहा हूं, लेकिन आगे एप्लीकेशन इकट्ठा बताऊं उससे पहले देखिए बेटा, यदि आपके पास ये प्लेट है, उन डेमोन्स्ट्रेशन को बारीकी से देखना, ये प्लेट है, उसने यूं करके गिराई मैग्नेटिक फील्ड में, तो पहले तो फ्रीली गिर रही थी, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के पास से गुजरी तो क्या हुआ था, क्या हुआ था बोलो, ये डीएसेलरेट हो गई। फिर उसने क्या, मतलब
ये यूं गिर रही है ना, एक मिनट, आगे जाके ये मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ आधे रीजन में, उसने मैग्नेट को फिर से देखना बेटा, मैंने जो डेमो दिया है। अब जब ये प्लेट इस रीजन में से गिरेगी, पहले तो बढ़िया से तरीके से गिर रही है, फ्री फॉल, ठीक है। जब ये प्लेट इतने रीजन से गुजरेगी तो बेटा मैग्नेट ना आधे पार्ट, जिसमें गाजर कटी थी नीचे जाके, है ना, फिर उसने, तो उसमें आधे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लगाया था बस। जो मैग्नेट थी ना वो केवल उस आधे प्लेट के एरिया पे थी, ठीक है। तो जब ये यूं गुजर रही होगी तो इतने में ही एडी करंट बनी होगी, समझना। और यही काफी थी इसको डीएसएलरेट करने के लिए। आप गौर से देखना, केवल आधे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट किया था, तो आधे रीजन में एडी करंट बनी होगी और इसने ही डीएसएलरेट कर दिया। फिर उसने इसी डेमोन्स्ट्रेशन में क्या किया था, ये जो प्लेट थी इसमें यह स्लिट काटी थी, ये बड़ी बारीकी से देखना पड़ेगा, थोड़ा गौर से देखना। लेफ्ट हैंड जो डेमोन्स्ट्रेशन है उसमें यह स्लिट काट दी थी, यूं करके। स्लिट काटने का मतलब समझ रहे हो, ऐसे करके शीट ऐसे करके, समझ जाओ इतनी सी, जैसे कॉम्ब हो जाता है। कॉम्ब में कंटिन्यू, यदि कॉम्ब में कंटिन्यूअस प्लास्टिक यूज कर लूं मैं तो वो कंटिन्यूअस हो जाता है। अच्छा ऊपर से देखिए कॉम्ब, जहां से पकड़ते हैं वहां तो कंटिन्यूअस होता है, लेकिन नीचे क्या होते हैं उसमें, ऐसे दांते से होते हैं। तो उसने ये वाली शीट यूज करी थी, ठीक है, ऐसे करके मेटल प्लेट को यूं काट दिया था। इस तरीके से ये थी, ऐसी समझ लो, ठीक है। और अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरेगी नीचे से, तो अब वो मैग्नेटिक फील्ड इतने रीजन में था बस, आधे रीजन में। इस डेमोन्स्ट्रेशन को दोबारा देखना, जब ये प्लेट नीचे गिराई और जब ये रीजन उसमें से गुजर रहा था मैग्नेटिक फील्ड में से, तो एडी करंट गुच्छे में बन गई और उसे रोक दिया। अब जब इस वाली प्लेट को नीचे गिराया तो अब पता ना यहां एडी करंट बन नहीं पाएंगे। रीजन बताइए क्यों? क्योंकि उनके लिए जो लूप होने के जो चांसेस थे वो तो आपने डिसकंटिन्यूअस कर दिया, है ना। सर्किट टूट रहे हैं बीच बीच में सर्किट डिसेबल कर दिए, तो इसमें ना एडी करंट बन नहीं पा रही। भाई बीच बीच में तुमने मेटल ही काट दिया है तो सर्किट ही नहीं बन पा रहा, एडी करंट को अपनी कंटिन्यूटी नहीं मिल पा रही। तो यह बहुत कम मात्रा में बनी थी, तो ये रुकी नहीं थी। फिर उसने क्या किया था, इधर से मैग्नेट निकाल के इसमें मैग्नेट इधर एक्टिवेट करी थी इधर। तो पता है क्या किया था, ये यदि शीट है, ऐसी शीट ये वाली है ना, मान लेना, मैं जल्दी बना रहा हूं ये करके। यदि ये मेटल प्लेट इस तरीके से, और मैग्नेट ने उठा के बस उसने राइट हैंड में कर दी थी, तो इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखना, फिर ये रुक गई थी, ये फिर रुक गई थी। अब रीजन आप समझ सकते हो क्यों, क्योंकि इतने हिस्से में कंटिन्यूटी वापस मिल जाएगी एडी करंट को। तो यानी एडी करंट कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, क्योंकि ये सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल होती है, उनके रास्ते काट दो, ठीक है ना, उनका रास्ता ही काट दो, बीच बीच में से हाँ कंटिन्यूटी खत्म कर दो। तो एक तरीका एडी करंट का ये कि यदि आप इस प्लेट की बजाय, बताना, ऐसी मेटल प्लेट की बजाय यदि ऐसी मेटल प्लेट यूज कर लोगे, सुनो ऐसी, तो बताओ एडी करंट के चांसेस कम हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? इसमें एडी करंट पूरे एरिया में बनेंगे, इसमें एडी करंट सिर्फ इतने एरिया में बन पाएंगी, जो बन पाएंगी थोड़ी बहुत बनेंगी। तो यही हम ध्यान रखना, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते। एडी करंट को कम कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते, याद रखिएगा। एडी करंट कैन बी मिनिमाइज। तो इस प्लेट में, अच्छा दोनों का ज्योमेट्रिकल एरिया कैसा है, सेम, ज्योमेट्रिकली एरिया सेम है, लेकिन इसमें एडी करंट के चांसेस ज्यादा है, इसमें कम है। एक तरीका तो यही, एक तरीका यही कि मेटल को थोड़ा कम करो, कंटिन्यूटी खत्म करो उसकी। एक और तरीका और होता है, उसको बोलते हैं लैमिनेटेड शीट्स, यदि एडी करंट को कम करना है तो। वो ये, यदि मान लो, प्लीज, क्योंकि आज मैं ट्रांसफॉर्मर भी पढ़ाऊंगा, तो ट्रांसफॉर्मर में एडी करंट का एक छोटा सा यूज है। यदि एडी करंट कम करना है बेटा, यदि मान लो मैंने, देखो यदि एरिया लिया है, प्लेट लिया है, तो प्लेट में एडी करंट की कंटिन्यूटी खत्म करो, बीच बीच में से मेटल काटो, है ना। और यदि मान लो मैंने कोई वॉल्यूम लिया है, यदि मान लो मैंने वॉल्यूम लिया है ऐसे करके, अब इसकी कंटिन्यूटी कैसे खत्म करोगे? मेरे क्वेश्चन को समझना,
जब एरिया लिया था तो एरिया में तो स्लिट काट दी, यूं करके थोड़ा सा ऐसे काट दिया, यूं करके ये एरिया को काट दिया, ठीक है। तो मेटल भी आ गया थोड़ा बहुत, एक कॉम्प्रोमाइज स्टेट आ गई। हमें मेटल भी तो लेना है कि बिल्कुल थोड़ी नहीं काटना सर, इस मेटल को हटा दो, बिल्कुल नहीं आएंगे एडी करंट, है ना। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, सर हटाओ इसे बिल्कुल। तो अब इसमें कंटिन्यूटी कैसे खत्म करें बताना, इसमें कंटिन्यूटी कैसे खत्म करें। इसमें थोड़ा सा सुनना, हम यदि इस मेटल को किसी एक ऐसे एनवायरमेंट में यूज करने जा रहे हैं, ऐसे एनवायरमेंट में यूज करने जा रहे हैं जहां इसे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें गुच्छे में एडी करंट बनेगी, इसमें गुच्छे में एडी करंट बनेगी, तो आप उसको कम कैसे करें। अब यहां तो वो जुगाड़ भी नहीं हो पा रही जो यहां मेटल शीट में तो काटना आसान था। तो हम इसमें क्या करते हैं, पहले इसमें स्लाइस काटते हैं मेटल की, समझना, स्लाइस। जैसे एक मिनट मुझे बताओ, ब्रेड है, ब्रेड आती है, ठीक है। अच्छा, जो वैसे ब्रेड आती है ना रेडीमेड, हमें तो जो ब्रेड का पैकेट ब्रिटानिया का लिया है ये तो उसमें स्लाइसेस कटी हुई मिलती है, स्लाइसेस। लेकिन कुछ लोग पूरी पैकेट ही लेते हैं, वो अपने हिसाब से काटते हैं तो उन्हें कितना मोटा चाहिए ब्रेड का टुकड़ा। तो ऐसी भी ब्रेड आती है। तो ब्रेड, एक बात बताओ, यदि मैं ब्रेड की स्लाइस काट के वापस उसमें टच कर दूं तो वो है तो वही ब्रेड की स्लाइस काट दूं, है ना, ब्रेड की। तो इसको ना स्लाइस में काटो पहले, यानी कई सारे पीसेस, इसमें से मेटल शीट निकालो। तो मेरी बात समझना, मैंने ऐसे चाकू लगा के यूं मेटल शीट काटी, पतली पतली शीट काटी, उसमें से ब्रेड काट ली, फील करते चलना है ना, पतली पतली स्लाइसेस काट ली। अब क्या करना, यदि आप जानते हो ना, यदि मैं यूं करके वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड दूंगा तो इसमें गुच्छे में एडी करंट ऐसे बनेंगी, बोलो ऐसे। अब हम क्या करते हैं, ऐसे करके काट दो, काट दिया। अब मेटल के ऊपर वापस रख दो, ठीक है। जैसे इमेजिन करो, एक मिनट मैं थोड़ा फील लेके आता हूं, ऐसे करके पतली यूं करके काट दीजिए, कई सारी मेटल प्लेट इसमें से निकाल लीजिए। ये सपोज करो मेटल की प्लेट है, काट दिए मैंने, मतलब ये एक पूरा पीस था, है ना, और इसको ऐसे ऐसे करके पेजेस काटे मैंने, समझ पा रहे हो पहले। अब ये इसमें से एक शीट निकाल दी, दूसरी निकाल दी। अब क्या करना है, इन पेजेस को यदि मैं वापस बंडल कर दूं तो एक किताब बन जाएगी, वापस बन जाएगी किताब। अब इन एक एक पेज पे क्या करना है, यहां पर एक लेमिनेशन कर दीजिए, मतलब इंसुलेटिंग लेयर चढ़ा दीजिए, बीच में इंसुलेशन चढ़ा दीजिए। फिर ये लीजिए अगला पेज, बीच में इंसुलेशन लगा दीजिए। फिर एक और पेज लीजिए, बीच में इंसुलेशन लेयर। अब वापस मेटल प्लेट को ऐसे बंडल कर दीजिए। अब क्या हो गया बताओ, एक मेटल और दूसरे मेटल के बीच में फिजिकल कांटेक्ट खत्म कर दिया। एक मेटल और दूसरे मेटल शीट, एक शीट ये रही, ठीक है। मैं और कोशिश करता हूं, सपोज करो ये दो पेजेस मैंने उस शीट में से निकाले, पूरा बंडल था, ये दो शीट निकाली। अब क्या करना है, इन दोनों शीट्स के बीच में कुछ इंसुलेटिंग लेयर चढ़ा दो, इंसुलेटिंग मटेरियल की लेयर चढ़ा के इन्हें टच कर दो। अब ये टच होने के बाद भी टच नहीं है, समझ गए। अब ये टच होने के बावजूद भी टच नहीं है, तो इसमें से शीट्स निकालिए और उन शीट्स को जैसे मैंने बोला है बीच बीच में इंसुलेटिंग लेयर लगा लगा के एक के ऊपर ऐसे रख दो। तो बेटा ये मेटल ऐसे दिखेगा कि नहीं, पहले बताइए, मेटल ऐसा दिखेगा कि नहीं। यानी मेटल उतना ही है, ठीक। एक जगह भी, एक देख बेटा यार, एक जगह भी इंसुलेशन लगा दोगे और फिर इसको टच करूंगा तो इंसुलेशन तो हो गया ना, हो गया। अब अगली यहां पे लगाइए, तीसरी मेटल प्लेट जोड़िए, ठीक है। हाँ, मैंने जो फिगर भेजा था बिल्कुल ग्रुप में, कई सारी शीट्स थी, बिल्कुल ग्रुप में भेजा था ना, वो मेटल शीट निकाल लीजिए और हर मेटल शीट से अगली मेटल शीट के बीच में क्या होना चाहिए, इंसुलेटिंग शीट कनेक्ट कर दीजिए। अब बताइए, यदि मैं यहां मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता हूं तो जो करंट पहले ऐसे बन रही थी वो ऐसे क्यों नहीं बन पाएंगी, बोलो, सोच के देखो, क्यों नहीं बन पाएंगी। अब क्योंकि बीच में इंसुलेशन है, सर्किट ब्रेक हो चुके हैं। हाँ, ऐसे समझ सकते हो, सुमित ने सही एग्जांपल दिया, ब्रेड स्लाइस काट ली, अब बीच बीच में जैम लगा लगा के वापस कनेक्ट कर दो। बीच में जैम लगा लगा के, उसमें बीच में इंसुलेशन लगाना है ना, बीच में जैम लगा लगा के कनेक्ट कर दो, ऐसे समझो। इफ जैम इज इंसुलेशन, यानी एक ब्रेड दूसरे ब्रेड से अब फिजिकली टच नहीं हुई। तो अब बताइए, बीच में इंसुलेशन लगाने से क्या हो गया कि अब एडी करंट को कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी,
एडी करंट को कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी तो यूं करके नहीं बन पाएगी करंट। समझ में आ गया? तो एडी करंट हाईली रिड्यूस हो जाती है और हीटिंग इफेक्ट और हाईली रिड्यूस होगा क्योंकि आई स्क्वायर का फैक्टर होता है। तो ये होता है बेटा लेमिनेटेड शीट्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? लेमिनेटेड शीट्स, है ना? लेमिनेटेड शीट्स यूज करिए। और आपको और अच्छी बात बताऊं, अच्छी बात, इसकी बजाय ये यूज करोगे तो एडी करंट कम बनेंगी। और इसकी बजाय यदि मैं एक और ऑप्शन, यदि मेटल प्लेट में से ये निकाल दूं बीच वाला पोर्शन, तो है ना, इनमें से बीच वाला पोर्शन निकाल दो, इनमें से बीच वाला पोर्शन निकाल दो, ठीक है, ऐसे करके, और इन पे इंसुलेटिंग लेयर लगा के, तो फिगर ऐसा दिखेगा। देखो फिगर ऐसा दिखेगा कि नहीं? गौर से देखो, यदि इस तरीके से यूज करेंगे तो ये, तो इसमें ये अंदर हाथ डालोगे आर पार हो जाएगा, तो उतने एरिया में तो एडी करंट और नहीं बनेंगी। यानी इससे अच्छा ये और इससे अच्छा ये ऑप्शन। ट्रांसफॉर्मर में मैं ऐसा ही आयरन का कोर लेने वाला हूं ट्रांसफॉर्मर में, और उसकी वजह सिर्फ यही है, ऐसा लेने की वजह कि एडी करंट जितनी हम कम कर सके उतनी कम कर पाए, ठीक है। हाँ, मदरबोर्ड वगैरह पे ऐसे फिगर देखे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, एडी करंट को कम करने के लिए। होपफुली कि आपको एडी करंट समझ में आ गई कि कैसे पैदा होती है, किस तरीके से पैदा होती है, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज कैसे कम करते हैं। और इस तरीके से जब शीट यूज करते हैं, ऐसे मेटल को एज अ बल्क ना यूज करके उसमें से स्लाइस काट लें और उन स्लाइसों के बीच में जैम लगा दें, नहीं बीच में, यानी इंसुलेशन लगा दें, तो दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड, या दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड लेमिनेटेड शीट्स। क्या बोलते हैं इन्हें? लेमिनेटेड शीट्स, ठीक। अब आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। इसकी जो एडवांटेज है ना, उसको एक बार लिस्टिंग और कर दूं। मैंने अभी आपको बताया था डैंपिंग, और एक बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैंपिंग, अभी बताया ना। यदि कोई पेंडुलम, देखिए, यदि ये मेटल शीट है, इमेजिन करो ये मेटल शीट है, और इसको ऐसी रैंडमली यूं कराऊं तो ये यूं करके ऑसिलेट करके धीमे धीमे रुक जाएगी। लेकिन यदि इसको मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट कराऊं, रुक जाएगी। ये भी मैंने डेमोन्स्ट्रेशन भेजा है, ये भी देखना। एक मेटल प्लेट मैग्नेटिक फील्ड को पार और नहीं कर पाई थी, रुक गई थी कि नहीं? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही थी, ये भी डेमोन्स्ट्रेशन देखना। मेटल को ऐसे ऐसे करके ये ऑसिलेट कर रही थी, और जब मैग्नेटिक फील्ड से पार कराने की कोशिश की तो रुक गई थी, वो यूं रुक रही थी। ये क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैंपिंग। फिर उसने शीट ऐसे यूज की थी कि बीच बीच में मतलब बीच बीच में स्लिट्स थी, है ना, गौर से देखो, बीच बीच में, तो वो थोड़ा सा इजीली पार कर रही थी। तो आप समझ सकते हो ना, अब आप समझ सकते हो कि जब बीच बीच में से स्लिट काट देंगे तो सरफेस एरिया कम हो गया था, एडी करंट कम हो गई थी। अच्छा, इस वाले में एक एक्सपेरिमेंट और था, स्लिट तमीज से काटोगे ऐसे करके था, तो एडी करंट कम हो गई थी, है ना, इसने डैंपिंग नहीं शो की थी। और एक फिगर यह था कि यदि नीचे से कंटिन्यूटी रखूं मैं, देखना, इसने तीन तरीके की मेटल प्लेट ली थी। एक ऐसी ली थी, ऐसी पूरी मेटल शीट ऑसिलेट कराई थी उस डेमोन्स्ट्रेशन में, एक ऐसी ली थी और एक ऐसी ली थी। आप उतना जितना डेमोन्स्ट्रेशन, एक ऐसी ली थी, इसमें डैंपिंग कम हुई थी, इसमें ऑलमोस्ट एक जैसी डैंपिंग थी, क्योंकि एडी करंट को ना कंटिन्यूटी यूं करके मिल गई थी, नीचे से सर्किट की कंटिन्यूटी मिल गई थी। तो इस वाले डेमोन्स्ट्रेशन को भी देखिएगा प्लीज, कि उसने तीन तरीके की मेटल शीट ली थी। अब आते हैं इसकी एडवांटेज, लिमिटेशंस, वो सॉरी हो गई लिमिटेशन, तो अब इसके एडी करंट के क्या फायदे ले सकते हैं। तो बताइए, डैंपिंग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैंपिंग, रिलेटिव मोशन का हाईली अपोज करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैंपिंग कहलाती है। तो बेटा इसका इस्तेमाल करने के लिए पहली एप्लीकेशन इन डिजाइनिंग या एडी करंट का प्रयोग इन डेड बीट गैल्वेनोमीटर,
मतलब एडी करंट का इस्तेमाल डेड बीट गैल्वेनोमीटर में कर सकते हो। अब इसका मतलब बता देता हूं। गैल्वेनोमीटर तो आप जानते हो, पर आपने जो पहले गैल्वेनोमीटर पढ़ा था वो था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। उसकी कंस्ट्रक्शन याद है ना, कि अंदर एक कॉइल होती थी, उस पर एक पॉइंटर बेल्ट होता था, और जैसे करंट कैरिंग कॉइल होती थी, ठीक है, करंट कैरिंग कॉइल, जैसे ही इसमें करंट एक्टिवेट होती थी और इधर मैग्नेटिक फील्ड होते थे, है ना, ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड होते थे, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो ये क्या होता था इसमें, ये टॉर्क महसूस करती थी, जिससे कि पॉइंटर घूम जाता था। मतलब यदि ध्यान है ना, मैंने ऐसे करके बताया था कि ये कॉइल होती थी, है ना, और जैसे ही ये कॉइल घूम जाएगी तो पॉइंटर घूम जाएगा, ये होता था उसमें। अब मैं वहां डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, ठीक। अब इसमें एक छोटी सी समस्या है, छोटी सी, है ना, वो समस्या बताता हूं। उस समय तो हमने अच्छी अच्छी बात करी थी इसकी, बस तो अच्छी बात कर ली बहुत, अब करते हैं गंदी बात, ठीक। उसमें एक समस्या क्या थी, यदि आपको इसका प्रिंसिपल पता हो, क्या था कि करंट, पूरी वर्किंग प्रिंसिपल, पूरा वर्किंग, कि जैसे हम करंट देंगे ये टॉर्क महसूस करेगी तो ये रोटेट हो जाता था पॉइंटर। और फिर एक और फिजिक्स होती थी, हम इसको करंट देके टॉर्क महसूस कराते थे, अंदर स्प्रिंग होती थी, वो इसको रेस्टोरिंग टॉर्क महसूस कराती थी। यदि स्प्रिंग नहीं हो ना तो पॉइंटर यहां रुकने की बजाय यहां रुके। मैं ये भी बता दूं आपको, यदि इसमें स्प्रिंग ना हो, स्प्रिंग और करंट के कंबाइन इफेक्ट की वजह से वो कहीं समवेयर बीच में रुकता है, इक्विलिब्रियम स्टेज में, तो वो तो करंट टॉर्क महसूस कराती है और स्प्रिंग रीस्टोरिंग टॉर्क महसूस कराती है, ऐसे, है ना। तो इस चक्कर में पता है क्या दिक्कत होती है, उस समय तो बहुत इजीली पढ़ लिया, एक माइनर दिक्कत होती है कि पॉइंटर थोड़ी देर ऑसिलेट करता है, एक्चुअली कॉइल ऑसिलेट करती है, पॉइंटर को तो मजबूरी में होना पड़ेगा, फिर धीमे 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 रुकता है वो। तो बताइए, आप रीडिंग तुरंत तो ले नहीं पाओगे, आप वेट करोगे कि पहले पॉइंटर स्टेबल हो। अच्छा, इसका ऑसिलेशन समझ में आ गया क्यों, क्योंकि करंट ने टॉर्क दिया, स्प्रिंग ने रिस्टोरिंग टॉर्क दिया, तो इन दोनों के झटके की वजह से पॉइंटर थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा यदि एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो। तब ये रुकेगा धीमे 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 धीमे, तब जाके ये रीडिंग देगा। ज्वेलर की तराजू देखते हो, वो एकदम से तराजू रखता है तो पहले रीडिंग थोड़ी भगती है, डिस्टर्ब होती है, थोड़ी देर के बाद रीडिंग स्टेबल होती है कि नहीं। आप जानते हो ना, तराजू में जो कोई भी ज्वेलर से मतलब नहीं है, कोई भी जब डिजिटल तराजू जो होती है जिसमें बूरा चीनी तोलते हैं, तो उसमें जो नंबर्स होते हैं वो पहले थोड़ी देर फ्लक्चुएट होते हैं, उसके बाद वो स्टेबल होते हैं, क्योंकि अंदर जैसे आप वजन रखते हो तो जर्क आता है तो वो थोड़ा ऑसिलेशन करता है, फिर वो रुकेगा तब रीडिंग देगा वो। तो सेम जब ये रुकेगा तभी रीडिंग ले पाओगे, ठीक है। वैसे तो इतनी कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन इस समस्या का समाधान ये है कि यदि इसमें से हम जो आयरन कोर था उसको हटा दें तो थोड़ा सा सेंसिटिविटी से कॉम्प्रोमाइज तो होगा। अंदर आयरन कोर था ना, ध्यान करो, ये और चीज और थी, उस आयरन कोर को हटा दो, और ये जो कॉपर की वायरिंग है उसको मेटल डिस्क के ऊपर वायरिंग करिए, मेटल डिस्क के ऊपर कॉपर की वायरिंग करिए। मेटल डिस्क ले लिया आयरन हटा के। अब आप बताओ क्या इसका ऑसिलेट करना आसान होगा? अब नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, मेटल है, जैसी हिलेगी तुरंत एडी करंट बनेगी, इसमें एडी करंट बनेगी। बोलो, एडी करंट इसको ऑसिलेट करने ही नहीं देगी। आपको इतने सारे डेमोन्स्ट्रेशन भेज दिए, बताना ऑसिलेशन, एडी करंट ऑसिलेशन होनी नहीं देती, नहीं होने देती ना, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। जैसे ही इसे मेटल, मतलब आयरन निकाल दीजिए, आयरन निकालना पड़ेगा, उसकी बजाय एक मेटलिक डिस्क लीजिए, मेटल की डिस्क, उस पे कॉपर वायरिंग की फ्रेमिंग कर दीजिए, जो वायर है, मतलब वर्किंग प्रिंसिपल वही रहेगा, लेकिन अब पूरा मेटल डिस्क लीजिए, उसके ऊपर कॉपर की वायरिंग करना। मुझे यदि वीडियो मिल जाएगा तो मैं भेज दूंगा, बहुत इजी। तो अब जब ये यूं ऑसिलेट करेगी तो क्या होगा, इसमें पूरी मेटल प्लेट में एडी करंट बनेगी और इसे हिलने नहीं देंगी। तो जो पहले गैल्वेनोमीटर ऐसे नौटंकी कर रहा था वो तुरंत रुकेगा, तुरंत। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। क्योंकि हमने गैल्वेनोमीटर की जो बीट थी, बीट्स, हिलने वाली बीट्स है ना, बीट्स जो नाच रहा था, नाची तो रहा था वो, उसको डेड कर दिया, खत्म कर दिया। दैट्स व्हाई दिस गैल्वेनोमीटर इज नेम्ड एज डेड बीट गैल्वेनोमीटर। केवल इतना वर्ड इसमें आ गया। दूसरा, हम इसका यूज इंडक्शन फर्नेस में कर सकते हैं। इंडक्शन फर्नेस बताया ना, बहुत ज्यादा टेम्परेचर जनरेट करने की क्षमता रखते हैं एडी करंट। इंडक्शन फर्नेस मतलब दूर से ही, मैग्नेटिक फील्ड से ही। और आपको बता दूं, आपका इंडक्शन इसी प्रिंसिपल पे काम करता है।
लगभग। वो जो बताना, आप ना तो फ्लेम दिख रही होती है आपको, फिर भी आप क्या कहते हैं, जब चायदान रखते हो पानी गर्म हो जाता है, ये कैसे हो जाता है भाई? क्योंकि वो जो होता है ना, सुनिए, क्या बोलते हैं, पैन, चायदान जो होता है, ठीक है, जब आप उसको रखते हो तो जो इंडक्शन कुकर है नीचे से वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड फेंक के मारता है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी प्लेट में एडी करंट्स बनती हैं, वो उसको हीट कर देती हैं, समझ गए, हीट कर देती हैं, तो अंदर हीटिंग पहुंच जाती है। देखा, इंडक्शन एडी करंट का ही प्रिंसिपल है उसमें। आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं हो गए, लेकिन हाँ किसी आम आदमी को समझा नहीं पाओगे कि यार इसमें फ्लेम नहीं दिख रही है फिर भी गर्म क्यों हो रहा है, लेकिन आप समझ गए कि फ्लेम नहीं दिख रही फिर भी गर्म हो रहा है, इंडक्शन में ऊपर रख दो चालू हो जाती है एक्टिविटी। और कभी कोई खराब हो जाए इंडक्शन, खोल के देखना, खोल के कुछ नहीं मिलेगा, मैग्नेटिक मतलब सिंपल फिजिक्स है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड डाल दो, हो गया काम आपका। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना हैवी मैग्नेटिक, मतलब कितनी हैवी टेम्परेचर बना जो चाय गर्म कर सकता है। और यदि हम कोशिश करें और लैब में तो इतना कर देते हैं कि मेटल ही मेल्ट हो जाए। नहीं यार जय, दूसरे को क्या समझा पाओगे आप? एडी करंट कैसे समझा पाओगे एक नॉन साइंस स्टूडेंट को, है जिसमें साइंस नहीं हो? सोचो, मैं साइंस के स्टूडेंटों को ही समझा पाता, है ना? मैं तो साइंस का टीचर होके साइंस के स्टूडेंटों को नहीं समझा पाता, आप क्या समझाओगे? ठीक है, हाँ लेकिन थोड़ा बता सकते हो कि बिना फ्लेम के वो कैसे हीट हो रहा होता है, ठीक है, इंडक्शन। हाँ कोशिश कर सकते हो, बिल्कुल कोशिश में हर्ज नहीं है। तीसरा, मैग्नेटिक ब्रेकिंग, समझ गए होगे, ये तो मैं कल से ही बता रहा हूं, मैग्नेटिक ब्रेकिंग, जिससे कि रिलेटिव मोशन को, हाँ अभी नहीं कह रहे हमें समझाना कोई हंसी खेल नहीं है ना, मैं समझ सकता हूं, ठीक है। चौथा, देखिए एक चीज बताता हूं, कभी कभी ना ज्यादा, देखिए साइंस में पहले इसको पूरा करता हूं चौथा, क्योंकि लास्ट हो रही है इंडक्शन मोटर। और मैंने ये वाला भी फिगर भेजा हुआ है, वो डेमोन्स्ट्रेशन, उसने उस कैन को घुमा दिया ना दूर से ही, कैन को ही दूर से घुमा दिया था कि नहीं? ऐसे प्रोजेक्ट बना सकते हैं आपके टीचर आपसे कहे तो, इंडक्शन मोटर। इसमें बेटा एक और चीज, ये जो बाइक होती है ना, बाइक, कार, बाइक, उसमें जो स्पीडोमीटर होता है, उसको कैसे पता चल जाता है कि तुम इतनी स्पीड से चल रहे हो? उसमें यही फिजिक्स होती है, ऑलमोस्ट इंडक्शन मोटर की तरह। पहिया जितनी तेज घूमेगा वो मोटर उतनी तेज घूमेगी, उसमें एडी करंट, समझना है ना, एडी करंट बन जाती है, एडी करंट से वो मोटर उतनी तेज घूमती है, फिर वो रिफ्लेक्शन वहां दिखता है मीटर में। मैं डिटेल में नहीं समझा रहा हूं, मुझे पता है ऊपर से गया होगा, लेकिन आप ऐसे समझ लीजिए, पहिया जितनी तेज घूमेगा अंदर एडी करंट बनेगी, उतनी उतनी तेज वो मोटर घूमेगी, फिर वो ऊपर रिफ्लेक्शन देती है, ठीक? हाँ चलिए, ये कौन है? आरपीएम। हाँ चलिए, तो ये कहानी खत्म हुई, ये कहानी खत्म हुई। ये था बेटा एडी करंट, इसमें सिर्फ थ्योरी है, थ्योरी। रिजॉइन, चलो तो बेटा रिजॉइन कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक है हमारा ट्रांसफॉर्मर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत सारे कंसेप्चुअल मिलने वाले हैं। टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, और आलसी पने में मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगा जो कि कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है, केवल हमारे आपके बीच में, हमारे आपके बीच में ही है ये, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मर, वही ट्रांसफॉर्मर जो आप फूक देते हो जंपर डाल डाल के, है ना, चोरी की बिजली यूज कर करके जो फूक देते हो आप जंपर डाल डाल के। वीडियो ब्लर है? नहीं यार, ठीक आ रही है। चलो स्टार्ट करते। पापा से पूछना कितनी दिक्कतें है नहीं, जब स्कूटर नहीं चल रहा तो कुछ आता तो है नहीं हमें, हम कोई मैकेनिक थोड़ी नहीं है। स्कूटर टेढ़ा किया, चलाया और ये धूम स्टार्ट, और हो भी तो जाता था। टीवी नहीं चल रही, अब नहीं चल रही, अब क्या कर सकते हैं, एक थप्पड़ मारा चल गई। हमने तो खूब मारे, थप्पड़ मार मार के टीवी चलाई है, ढीठ भी हो जाती थी। एक बार नासा में सैटेलाइट लॉन्च नहीं हो रहा था, हो ही नहीं रहा था, इतने साइंटिस्ट काम नहीं कर रहे थे। इंडियन साइंटिस्ट गया, उसने थोड़ा सैटेलाइट को ऐसे ऐसे किया और फिर स्टार्ट हो गया वो। ये टेक्निक कहां से सीखा कि ये इंडिया की टेक्निक है? हमारे यहाँ भी जब स्कूटर स्टार्ट नहीं होते तो टेढ़ा कर लेते हैं पहले, तो उसने सैटेलाइट भी स्टार्ट कर दिया, बताओ, इंडियन टेक्निक। चलिए इधर देखिए, अब ठीक आ रही है ना? हाँ मैं ये बता रहा था कि फिजिक्स का भी ध्यान देना होता है जनरल लाइफ में, टेक्निक का। किसी को ले लेता हूँ, कन्हैया को ले लू, ठीक। चलिए वेदांत को ले लेता हूँ, नहीं? अच्छा वेदांत कह रहा है हाँ सर। अब वेदांत ना बहुत टूटा फूटा था, और जगह जगह यहाँ पट्टी बन रही, यहाँ पट्टी बन रही, मैंने कि ये क्या हुआ?
ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, इतनी तेज लग गई? कुछ नहीं सर, ज्यादा ज्यादा फिजिक्स पढ़ ली थी। मतलब कैसे? तो इसने क्या किया, इसका घर बन रहा होगा, घर ऑलमोस्ट बन भी चुका था। तो जब बन भी जाता है तो कुछ चीजें कबाड़ा वबाड़ा रह जाता है, तो छत पे कुछ ईंटें रह गई थी, ईंटें रह गई थी घर पे, ऊपर छत पे। घर बन चुका था, अब उन ईंटों को नीचे लेके आना था, है ना। ईंटें तो घर के ही लोग ही काम कर लेते हैं, एक एक दो दो ईंट लेके नीचे आ रहे थे। वेदांश ने कहा मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं एक एक ईंट लाऊंगा। ऐसे इसने एक जुगाड़ बनाई। इसने जो पानी का ड्रम होता है ना, जो नीले रंग का आता है, उसे नीचे से काट के दोनों तरफ से आर पार करके एक इसने पुली सिस्टम बनाया, है ना। और इसको रस्सी से एक पुली बना के यूं, अब सोचा तो इसने ऐसे कर देता हूं, ठीक है, ये ड्रम, ठीक है, और यूं। अब इसने सोचा तो सही था कि इसको ड्रम को ऊपर ले गया, ठीक है, मैं यहां से रस्सी बांध दूंगा, फिर ऊपर जाऊंगा, ईंटों को इस ड्रम में रख दूंगा, ईंटों को इस ड्रम में रख दूंगा, फिर नीचे जाके रस्सी छोड़ दूंगा धीमे धीमे धीमे, तो ये नीचे आ जाएगा ड्रम। आइडिया तो ठीक था, एक बार में कितनी सारी ईंटें नीचे आ जाएंगी, है ना। नहीं, ईंटें बहुत सारी थी बेटा, बहुत सारी ईंटें थी, इसने जुगाड़ तो सही लगाई। कि अब एक कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई, इसका वजन था 50 किलो, खाली ड्रम का वजन था 10 किलो। तो अब क्या हुआ, ठीक है, अब ड्रम ऊपर चला तो गया, ठीक है। अब क्या किया, जब उसने इसमें ईंटें इंस्टॉल करी, है ना, ईंटें इंस्टॉल करी, अब ड्रम का वजन हो गया 200 किलो, ड्रम का वजन 200 किलो हो गया ईंटों के साथ। अब जब जैसे ही ये नीचे इसने रस्सी छोड़ी, जैसी रस्सी को लॉक खोला, लिफ्ट बन गया वेदांत, ड्रम नीचे आ रहा है, वेदांत ऊपर जा रहा है, ड्रम नीचे आ रहा है, वेदांत ऊपर जा रहा है। लेकिन मर्द आदमी है, छोड़ी नहीं रस्सी, मर्द आदमी है, रस्सी कैसे छोड़ देगा। ऊपर से ड्रम लगा धम सिर पे, तो सर फूट गया। लेकिन अभी भाई साहब ऊपर जा रहे हैं, अब ड्रम नीचे टकराया दम, तो नीचे ड्रम का एक्सीडेंट हुआ जमीन से, तो इनर्शिया की वजह से ईंटें बाहर निकल गई। अच्छा, नाउ सीन क्या हो चुका है कि ड्रम नीचे आ चुका है, वेदांश ऊपर है, सीन ये हो चुका है, ईंटें निकल के बिखर गई। अब ड्रम का वजन वापस 10 किलो हो गया। सोचो, ड्रम, ईंटें निकल चुकी, ड्रम का वजन वापस 10 किलो, ये तो 50 किलो का है ही है नहीं, ये तो है ही 50 किलो का। मर्द आदमी रस्सी नहीं छोड़ेगा। अब ड्रम नीचे से आ रहा है, वेदांश नीचे आ रहा है, ड्रम नीचे से आ रहा है, वेदांश ऊपर से आ रहा है। अब की बार ड्रम नीचे से लगा धमाक खटाम, ठीक। अब भाई, और नीचे ईंटें बिखरी पड़ी है, ईंटें बिखरी पड़ी है नहीं, और वेदांश नीचे आ रहा है, और नीचे गिरा, ये ड्रम ऊपर पहुंच गया। अब यार इतनी चोट लगने के बाद हाथ से रस्सी तो छूटेगी ना, इधर हाथ से रस्सी छूट गई, ऊपर से ड्रम खाली फिर वापस आ रहा है, इधर हाथ से रस्सी छूट गई, खाली ड्रम फिर वापस आ रहा है। सीन हो गया इसका, ठीक है। तो कैलकुलेशन वाज गॉन रॉन्ग। चलिए कोई नहीं, अरे अच्छा बच्चा था, ऐसा उसके संग हो थोड़ी नहीं गया है, ठीक, मस्त है, मुझे ले लिया करो कभी। अच्छा, ये है बेटा बड़ा दिल, सुमित का, वेदांश का, अरे बड़े दिल वाले हैं ये लोग। चलिए इधर देखिए, एस, तो बेटा फिजिक्स वाज गॉन रॉन्ग, ठीक। एक मिनट, तारीफें आ रही है मेरी। अच्छा अच्छा, आज का बेस्ट था, अरे अभी मेरा बेस्ट और निकलेगा कभी, ये मूड। चलो अभी ट्रांसफॉर्मर पढ़ते हैं, ठीक है, चलिए ट्रांसफॉर्मर पढ़ते हैं। नाउ ट्रांसफॉर्मर क्या चीज है, नाम तो सुना होगा, देखा भी सबने होगा, ठीक है, देखा भी सबने, लेकिन इसका काम क्या होता है, इसमें जिम्मेदारी क्या होती है, ठीक है। और इंडिया में तो ट्रांसफॉर्मर कोई ठीक भी कर रहा हो तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, नहीं जेसीबी चल रही होती है तो इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक। तो चलिए, ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस है जो वोल्टेजों को अप या डाउन कर सकती है, वोल्टेजों को बढ़ाने के लिए या वोल्टेजों को घटाने के लिए, जैसा भी आपकी नीड है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द AC voltages, used to step up और step down, to step up और step down the AC voltages। पहले समझ लीजिए ढंग से, फिर आगे बढ़ेंगे। पहली बार DC वोल्टेजों को अप एंड डाउन नहीं कर सकता, यानी जो बैटरी होती है ना नॉर्मल,
उनके वोल्टेजों को अप एंड डाउन नहीं कर सकता। लेकिन आपके जो एसी वोल्टेज है जो घरों में आते हैं सप्लाई, इनको यदि आपको अप करना है तो अप कर सकता है, और डाउन करना है तो अपनी रेंज के मुताबिक डाउन भी कर सकता है। ठीक है, यदि वो वोल्टेज अप कर रहा है तो उसको नाम दे देते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, और यदि वो वोल्टेज डाउन कर रहा है तो उसको नाम बोल देते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। यानी ट्रांसफॉर्मर दो तरीके के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप क्या करता है, एसी वोल्टेजों को इंक्रीज करता है, ठीक है, और ये हाँ एसी वोल्टेजों को डाउन करता है। जी हाँ बिल्कुल जय, जो घरों में स्टेबलाइजर होता है ना, हालांकि अब स्टेबलाइजर धीमे धीमे खत्म हो रहे हैं घरों से, क्योंकि कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई आने लगी है इंडिया में, लेकिन कुछ सालों पहले घरों में स्टेबलाइजर होते थे। स्टेबलाइजर स्टेबल करने वाला, ठीक है, बढ़ रहे हैं, यदि ज्यादा वोल्टेज आ गए तो कम कर देता है। जैसे आप जनरली अभी भी एसी के संग तो स्टेबलाइजर लोग लगाते हैं, ठीक है, तो यदि ज्यादा वोल्टेज आते हैं तो 220 कर देता है, कम आते हैं तो 220 कर देता है, लेकिन वो घरों का होता है। ठीक है, हाँ गांव में अभी भी यूज होते हैं। तो पहले तो ट्रांसफार्मर समझ में आ गया। चलिए, इसका प्रिंसिपल मैं आपको सोचने के लिए छोड़ रहा हूं थोड़ी देर के लिए, और आप खुद बताना। अब बार बार बोलता हूं प्रिंसिपल माने, यानी ये जो ट्रांसफार्मर है ये एक इंजीनियरिंग है। इसके पीछे की फिजिक्स आप सोचोगे कि कौन सी फिजिक्स ली गई है इस इंजीनियरिंग को डिजाइन करने में। कई बार ये शब्द बोल चुका हूं, ठीक है, कि प्रिंसिपल वर्ड का मतलब होता है जब कोई डिवाइस हम बना चुके हैं, वो इंजीनियरिंग कर चुके हैं, दिमाग लगा चुके हैं, तो कौन सी फिजिक्स यूज की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। इतना मिटा देता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे पूरे पे ही पढ़ाना है। तो अब आ जाइए कंस्ट्रक्शन। तो अभी अभी जो मैंने लेमिनेटेड शीट बताई थी थोड़ी देर पहले, ये रहा मेरे पास। आपको बनाने को नहीं आएगा इस बार, नसीब अच्छे हैं आपके, ठीक है। हम ना इसमें लेमिनेटेड आयरन की मेटल प्लेट्स लेते हैं, लेमिनेटेड आयरन की मेटल प्लेट्स लेते हैं। लेमिनेटेड, जो अभी थोड़ी देर पहले फिगर बनाया था उसको रिपीट कर दिया मैंने। समझ गए या नहीं समझ गए बोलो। यानी इसमें से यदि एक शीट खुरचोगे, एक शीट खुरचोगे बाहर निकालोगे, तो वो एक शीट ऐसे दिखेगी, सिंगल पीस। ये सिंगल पीस आयरन का ऐसे है। ऐसी इसकी कई सारी बहनें हैं, कई सारी शीट हैं जो जैम लगा लगा के आपस में कनेक्ट कर दिए। जैम का मतलब यहाँ पे क्या है, इंसुलेशन। इसके ऊपर इंसुलेशन लगा के इसके ऊपर रख दी, फिर एक और इसके ऊपर रख दी, एक और रख दी, तो ये सीन क्रिएट होगा। अच्छा ड्राइंग, थैंक यू बेटा। हाँ चलिए, अभी तो तुमने अभी देखा कहाँ है बेटा। चलिए, हाथी नहीं देखा मेरा हाँ हाथी भी बनाया था ना मैंने। चलिए अब क्या करते हैं इसमें, ठीक है, अब क्या करते हैं इसमें, ये तो हो गया। इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर की कोर, जो प्योर आयरन की होती है, सॉफ्ट आयरन की होती है, सॉफ्ट आयरन, और कई सारी लेमिनेटेड शीट होती है। यानी पूरा बल्क नहीं लेते, उसको खुरच खुरच के लेते हैं, बीच में लेमिनेशन इंसुलेशन डाल देते हैं। अब इसमें एक तरफ, मतलब दो तरफ, एक तरफ और एक इस तरफ, सोलेनॉइड बनाते हैं कॉपर वायर का, ठीक है। तो देखिए बेटा, ऐसे करके वायरिंग करते हैं, कुछ समझे। कॉपर वायर को लपेट दिया इसमें, कॉपर वायर को एक तरफ से, जिससे कि ये आयरन की शीट की एक तरफ उसके अंदर आ जाए, और इसमें एक तरफ वायरिंग कर देते हैं यूं। फील करो ये क्या चीज है। मतलब आप ऐसे समझिए कि यदि मैं इसका इतना हिस्सा क्रॉप करके बनाऊं, सिर्फ इतना हिस्सा क्रॉप करके बनाऊं, सिर्फ इतना हिस्सा, ये रहा आयरन, ये रही उसकी शीट्स, केवल इतना हिस्सा बनाऊं, तो ये आयरन इसके कॉपर के अंदर है। फील करने की कोशिश करिए, जैसे हम किसी सोलेनॉइड के अंदर, ये तो एयर कोर सोलेनॉइड हो गया, और इसके अंदर कोई रॉड इंसर्ट कर दें तो इसके अंदर मेटल आ गया। तो ये एक सोलेनॉइड है जिसके अंदर से ट्रांसफार्मर का एक सिरा, ट्रांसफार्मर की एक साइड अंदर से जा रही है। समझ में आ गया, यानी कॉपर के अंदर ये फंसा हुआ है ट्रांसफार्मर, एक ये। तो इसमें दो वाइंडिंग होती है, एक इस तरफ एक इस तरफ।
दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स एक जैसे नहीं रखने, मैंने इसमें कम इसमें ज्यादा रखे हैं। आपकी इच्छा हो तो यहां ज्यादा यहां कम कर सकते हो। ये अंतर दिख रहा है कि नहीं? मैंने यहाँ वायरों की जो नंबर डेंसिटी है ना, टर्न की नंबर डेंसिटी, वो थोड़ी अलग रखी है यहाँ। ये है बेटा ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन। बिलीव मी, सिर्फ इतनी सी कंस्ट्रक्शन है। एसी जनरेटर में तब भी बेटा बहुत सारी चीजें थी। इसमें एक आयरन कोर होता है जो कि लेमिनेटेड शीट्स का बना होता है, एक तरफ वायरिंग ऐसे होती है, एक तरफ ये होती है। अब क्योंकि बेटा ट्रांसफॉर्मर, मैंने क्या बताया, ट्रांसफॉर्मर क्या काम करता है, एसी वोल्टेजों को अप या डाउन करता है। तो यानी आपको एसी वोल्टेज पहले देने पड़ेंगे। नहीं बेटा ब्लर नहीं आ रही, ठीक आ रही है आपको, ठीक आ रही है बेटा, काम आपको एसी वोल्टेज देने पड़ेंगे। जो भी एसी वोल्टेज दोगे उसको ये ट्रांसफॉर्म करेगा, उसको ये ट्रांसफॉर्म करेगा। तो जिस एसी वोल्टेजों को आपको अप करना है या डाउन करना है, वो यहां पहले इन दोनों टर्मिनल के बीच में इंसर्ट कर दीजिए। ये एसी का सिंबल होता है, जैसे ये डीसी का सिंबल होता है ना, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव या नेगेटिव रहेगा, ये सिंबल एसी का होता है, बस और कुछ नहीं। मतलब एसी जनरेटर द्वारा दी गई जो सप्लाई होती है वो ऐसी होती है। एसी जनरेटर ने जो सप्लाई दी थी उसको ऐसे सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसने, ध्यान करो, ऐसे ही तो सप्लाई दी थी, तो इसको बस तिरछा कर दीजिए, ये ऐसे है, ठीक है। चलो, तो जिसमें इसमें हम एक तरफ से एसी इनपुट देंगे, दे दिया एसी इनपुट, और यहां पर लोड रेजिस्टेंस लगा दीजिए। लोड, तो मैं ध्यान है ना, लोड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, जो सर्किट के सारे वोल्टेज खुद चूस ले, एसी जनरेटर वाले लोड रेजिस्टेंस यहां फिर लगा दीजिए, ठीक है। अच्छा एक मिनट, पहले तो मैं आपको ये बताता हूं, जैसे मैं यहां एसी इनपुट दूंगा, यानी एसी वर्ड का मतलब फ्लक्चुएटिंग, शंट नहीं होता दीपक, शंट का बिल्कुल उल्टा होता है। शंट तो लो रेजिस्टेंस होता है, शंट तो वेरी वेरी लो रेजिस्टेंस होता है, लोड तो बहुत बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। तो सुनिए, मैंने इस सोलेनॉइड को, सोलेनॉइड तो है, एक ऐसे सर्किट से जोड़ दिया जो फ्लक्चुएटिंग करंट देगा इसमें। तो बताना, कभी करंट ऐसे जाएगी, कभी ऐसे जाएगी, कभी ऐसे जाएगी, कभी ऐसे जाएगी, और ऐसे भी जाएगी, केवल डायरेक्शन नहीं पलटेगी, मैग्नीट्यूड भी पलटेगा। तुम्हें ध्यान है ना, जो एसी वोल्टेजेस थे वो पहले बढ़ रहे थे, बढ़ रहे थे, घट रहे थे, घट रहे थे, पलट रहे थे, ऐसे करके ग्राफ और बनवाया था मैंने एसी जनरेटर का। तो पता ना, केवल इतना बना देता हूं, जब ये वाली चीजें मैं इसमें इंसर्ट करूंगा तो इसमें करंट कभी बढ़ेगी, 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 फिर घटेगी, 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 और डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो इसमें ना करंट, एक ऐसी करंट भेज दी है जो चुल हो रही है, स्थिर नहीं है करंट, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है। पूरा टॉपिक पढ़ेंगे ना जब आप, आज का और कल का वक्त लगेगा, तब आपको समझ में आएगा कि वाई एसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन डीसी। एसी इस दुनिया में सबसे ज्यादा यूज क्यों होती है? एसी की एडवांटेज ज्यादा है, डिसएडवांटेज कम है। डीसी के एडवांटेज कम है, डिसएडवांटेज ज्यादा है। टेस्ला इसी पर तो काम कर रहे थे, टेस्ला, कि एसी का महत्व क्यों है। आप ट्रांसफॉर्मर जब पूरा पढ़ लोगे ना दिल से दिमाग से, तब आपको समझ में आएगा वाई एसी इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक, तो ये ऐसी, क्योंकि पहले तो ये समझ में आता है ना, अरे यार ये कैसी करंट है, ये सही नहीं लगी सर, यही वाली पढ़ा हुआ आपने, पढ़ने में तो यही अच्छा लगेगा, कांस्टेंट करंट है, ये कांस्टेंट करंट है, ये तो उठ पढ़ने में ही तो मुश्किल है इसकी। पढ़ने के अलावा क्या डिसएडवांटेज है आपको लगी बताना, पढ़ने के अलावा आपको अभी तो कोई डिसएडवांटेज नहीं लगी होगी ना, इसके रियल लाइफ में ज्यादा फायदे हैं। तो मैंने इस टाइप की करंट इसमें इंसर्ट कर दी। अब आप बताओ, ये कभी करंट घटाएगी, कभी बढ़ाएगी, कभी करंट घटाएगी, बढ़ाएगी, क्योंकि आयरन से पैकेजिंग हो रही है। ये आयरन ना एक बहुत अच्छा ट्रांसमिशन करता है मैग्नेटिक फील्ड का। अब बताइए, बार बार आयरन मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज हो रहा होगा कि नहीं? अच्छा, आयरन की एक खास बात सुनो, ये आयरन है, इमेजिन करो, ये प्रैक्टिकल तो सबने किया होगा। बताना, यदि आयरन के इस वाले एंड को, मतलब मैं कोई पिन यहां पे लगाऊं तो चिपकाता नहीं आयरन, आयरन क्यों चिपकाएगा, आलपिन वगैरह। लेकिन यदि मैं यहां एक मैग्नेट कनेक्ट कर दूं तो बताइए, इस आयरन के अंदर एक शक्ति आ जाती है, और ये भी आलपिन चिपक रही होती है ना। तो बताइए, आपने आयरन के इस एंड पर मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट किया और मैग्नेटिक फील्ड इस एंड तक पहुंच गया, नहीं पहुंच गया? आयरन दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड को ले जाने की सबसे अच्छी क्षमता आयरन के पास होती है। इधर आयरन का एक एंड आपने मैग्नेटाइज किया, वो भी मैं, आप ये मत सोचना कि मैंने आयरन का एक ही एंड मैग्नेटाइज किया है, वो तो पहुंच गया वहां तक। जैसे करंट एक तरफ लगाओ दूसरी तरफ पहुंच जाती है, तो यहां आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, वहां पहुंच गया। तो बताना, हम आयरन के इस सिरे को मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज कर रहे हैं, तो ये भी हो रहा है एंड,
समझ में आ गया? ये मत सोचना कि मैंने इस तरह को किया तो यहां नहीं पहुंचेगा। तो आयरन ना मैग्नेटिक फील्ड को ट्रांसमिट कर देगा यहां पे, लेकिन कैसा मैग्नेटिक फील्ड है ये? फ्लक्चुएटिंग, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है। ठीक है, तो बताना ये जो दूसरा सोलिनॉइड है इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? सोच के बताइए, इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लगा कि नहीं होने लगा? तो बस आपने इस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को आयरन के माध्यम से वहां पहुंचा दिया। जैसे कोरियर वाला चिट्ठी ले जाता ना, ले मेरी चिट्ठी ले जाना, चिट्ठी ले जाना। पहले लेटर चलते थे, डाकिया चिट्ठी ले जाता था, प्रेमी प्रेम पत्र लिखता था प्रेमिका के लिए। ज्यादा प्रेम पत्र लिखने का नुकसान ये हो गया, साला डाकिया से पट गई वो लड़की। एक ही डाकिया जाता था, बार बार वही लेटर देता था, डाकिया ही पटा ली। ठीक है, डाकिया नहीं लड़की, चलिए कोई नहीं। तो वही चीज, तो ये डाकिया का काम कर रहा है आयरन, इधर का मैसेज उधर ले जा रहा है, इधर का मैसेज कबूतर भी ले जाए, लेकिन कबूतर पटा के थोड़ी नहीं कोई फायदा होगा ना। ठीक, चलिए फिलहाल आपके पास तो बहुत अच्छी सुविधा है, तो मैसेज है सीधे, यानी डायरेक्ट ब्लॉक हो बस। ठीक, उसमें क्या हो, डाकिया पटाएगा तो डायरेक्ट ब्लॉक हो जाओ, उसमें क्या। कई लड़के तो ऐसे हो के ब्लॉक प्रमुख बन गए होंगे, है ना, ब्लॉक प्रमुख हो गए होंगे, बार बार ब्लॉक होके, है नहीं। चलिए, हाँ, इतने सदमे, कई लड़कों को तो बेचारे इतने सदमे लग चुके होंगे कि उन्हें सदमा भूषण अवार्ड मिल जाना चाहिए, उनको सदमा भूषण अवार्ड मिल जाना चाहिए। ठीक है, और कई लड़कियां, वो टैलेंट है लड़कों का भी है, बगल में मम्मी पापा सो रहे, मैं तो अपने कजिन की बात कर रहा हूँ, जब हम छोटे थे 11-12 में, मौसाजी सो रहे बगल में, वो सो रहा है और माइक में लगा के मेरी ऐसी हो रही है कि मैं पिटूंगा इसके साथ, है नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस देखो धीमे धीमे, मौसाजी सो रहे, उन्हें पता ही नहीं। ऐसे लोगों को भी बलमा भूषण अवार्ड मिलना चाहिए, है नहीं, ऐसे ही मम्मी पापा को पता ही नहीं है, नहीं चल रहा है। ठीक, चलो प्लीज मुद्दे पर आते हैं। तो ये आपको डाकिया का काम समझ में आ गया कि यहाँ का डाकिया यहाँ पहुंच गया, यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन की मैसेज यहाँ पहुंचा देता है आयरन। तो हमने आयरन क्यों चुना? आयरन क्यों चुना? ये क्योंकि आयरन सबसे अच्छा डाकिया है मैग्नेटिक फील्ड को पहुंचाने का। तुरंत पहुंचा दूंगा, तुरंत तुरंत पहुंचा देता है मैग्नेटिक फील्ड। और ये सुन लीजिए, आयरन को इस्तेमाल करने की वजह ही यही है कि ये इस मैग्नेटिक फ्लक्स को लीक नहीं होने देता, सारा मैसेज वहां पहुंचा देता है, मैग्नेटिक फ्लक्स लीक नहीं होने देता। समझ में आ गया? लेकिन एक बात साथ इसमें यह भी है कि दुनिया में कोई भी मटेरियल आइडियल नहीं होता, तो थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फ्लक्स लीक हो जाता है। लेकिन सोचो, यदि आयरन को यूज करने के बावजूद भी यदि मैग्नेटिक फील्ड की लीकेज की समस्या है, तो इसका मतलब, और यदि कोई मटेरियल यूज करोगे तो यह समस्या बढ़ेगी, बढ़ेगी, घटेगी नहीं। मेरी बात समझना, यदि आयरन का इस्तेमाल करने के बावजूद भी यदि यहाँ 100 यूनिट का फ्लक्स है तो यहाँ 100 नहीं पहुंचता, 90 पहुंचता है, ऐसे बात। लेकिन अभी तो मैं ये आइडियल ट्रांसफार्मर की वर्किंग पढ़ा रहा हूं, 100 यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स बनाया, 100 का 100 पहुंच गया। लेकिन होता यह कि 100 लगाया, 90 पहुंचा। वो भी कब? जब आपने दुनिया का सबसे बेस्ट मटेरियल यूज कर रखा है, आयरन। यदि आयरन के अलावा कुछ यूज करते तो 100 का 50 पहुंचता बस। आपको कुछ ट्रांसफार्मर, कुछ क्या, हमारे एनसीईआरटी में ही एक फिगर और बनना है, ये थोड़ा पढ़ने में आसान होता है क्योंकि चीजें दूर दूर दिखती हैं। देखो, यदि मैं सिर्फ आयरन को ऐसे ले लूं, आयरन का कोर इतना, ये और अच्छा तरीका है, लेकिन पढ़ाने में अच्छा नहीं है, प्रैक्टिकली अच्छा है। ये मैंने क्या लिया, आयरन की लेमिनेटेड शीट, केवल इतनी नौटंकी नहीं करी। इसमें ये रही वायरिंग कर दी, ये रहा, बोलो समझ में आ गया? दूसरी वायरिंग यहीं की यहीं कर दो। अब बताओ, भसड़ सी हो रही है ना समझाने में, लेकिन आप यदि इस भसड़ को समझ गई तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी। अब यदि इस फिगर में 100 का 90 पहुंच रहा है तो इस फिगर में 100 का 95 पहुंच जाएगा। प्राइमरी मतलब इस कॉइल में जो भी आपने मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न पैदा किया है, वो यदि 100 का 90 पहुंच रहा है तो यहाँ 100 का 95-96 पहुंच जाएगा। ये भी ट्रांसफॉर्मर ही है, लेकिन इसमें ना पढ़ाने में क्या दिक्कत होगी बेटा, एज ए टीचर, इसमें क्या होगा, मैं इंडिविजुअली दोनों कॉइल दिखा पा रहा हूं। समझ में आ रहा है? मैं दिखा पा रहा हूं। अच्छा, जिसमें आप इनपुट दोगे उसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, जिसमें आप एसी एज ए इनपुट दोगे, और जिसमें आप, अब बताइए, एक मिनट अभी बताता हूं, बताना इसमें डाक पहुंच गई ना हमारी, डाकिया ने क्या बोलते हैं चिट्ठी पहुंचा दी ना,
चिट्ठी पहुंचा दी, तो यहां पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। बन गया नहीं बन गया ईएमएफ? बोलो, बन गया ना ईएमएफ? म्यूचुअल इंडक्शन इसी को तो बोलते हैं। एक में चुल्ल करो दूसरे में पहुंच जाती है। एक की चुल्ल यदि दूसरे में पहुंच जाए, एक की बारिश की छींट है दूसरे में पहुंच जाए, और वो बारिश की छींट है वेरिएबल हो, है ना, तो यहां ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो सारा ये आरएल चूस लेगा। तो इस आरएल पर आपको ट्रांसफॉर्म्ड एसी आउटपुट मिल जाएगा। अब वो घटेगा बढ़ेगा कैसे, वो मैंने अभी रोक लिया है, बता दूंगा। यहां जो आपने एसी इनपुट दिया है, यहां एज इट इज नहीं मिलेगा, एज इट इज नहीं मिलेगा, वो ट्रांसफॉर्म हो चुका होगा। और जहां आप आउटपुट लोगे उसको सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। तो यहां पी लिख देता हूं या एस लिख देता हूं। पी माने प्राइमरी कॉइल, एस माने सेकेंडरी कॉइल। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। और कंस्ट्रक्शन के समय इंजीनियर एक चीज डिसाइड कर देते हैं, ये क्या चीज है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, ये क्या चीज है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। तो एनएस अपॉन एनपी के रेशियो को के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं। जो एक बार ट्रांसफॉर्मर बन जाए तो फिक्स हो जाता है, ये फिक्स हो जाता है एक बार बनने के बाद, ठीक है ना। एनएस और एनपी के रेशियो को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं। हाँ, इसका जो प्रिंसिपल निकला वो म्यूचुअल इंडक्शन निकला। क्या प्रिंसिपल निकला, म्यूचुअल इंडक्शन, कि एक में चुल्ल करो तो दूसरे में जो चुल्ल पहुंच जाती है ना, उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो यदि यहां आप एसी, अच्छा एक और बात यही की यही क्लियर कर देता हूं, क्या यदि मैं यहां डीसी लगाता तो क्या यह बल्ब जलता? यदि आरएल की जगह इमेजिन करो, यदि बल्ब लगा दूं मैं यहां आरएल की जगह, तो क्या यहां की वजह से यहां बल्ब यहां पहुंचता? पता है क्या दिक्कत होती, ये मैग्नेटिक फ्लक्स बनाता, मैसेज यहां पहुंच जाता। लेकिन ये क्योंकि डीसी है, कांस्टेंट करंट है, तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, ये कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रहा। तो बताना फैराडे लॉ तो तब लगते हैं ना जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद कॉइल चेंज। दैट्स व्हाई यदि यहां आप डीसी लगा दोगे तो यहां फ्लक्स तो पहुंचेगा लेकिन चेंज नहीं होगा, इसलिए यहां ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई ये डीसी के लिए काम नहीं कर सकता, ये लिमिटेशन है, डीसी के लिए काम नहीं कर सकता। ये एसी ही, ये एसी लगा दिया मैंने यहाँ पे, है ना, ये वाली इस टाइप की वोल्टेज, तो पक्का यहाँ यदि बल्ब होता है तो बल्ब जल जाता है। एक एक नंबर का क्वेश्चन है कि बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, हाँ जलेगा यदि यहाँ एसी लगा हुआ है तो। पी फॉर प्राइमरी, एस फॉर सेकेंडरी। क्या बताऊं दोबारा बेटा, दोबारा ये बता देता हूं एक बार और, भर दे झोली, देखिए है नहीं, एक बार और बता दो, याद है ना भर दे झोली। मैंने ये बताया निकुंज, यदि यहां मैं बैटरी लगा दूं, बैटरी लगा दी तो होगा क्या, करंट जाएगी, एक तमीज की करंट जाएगी, कांस्टेंट करंट जाएगी, ठीक है, कांस्टेंट करंट जाएगी, तो ये कांस्टेंट फ्लक्स को पहुंचाएगा। हाँ, डीसी वाले तो केस बता रहा हूं मैं, क्या बात है, मैं समय से आगे चल रहा हूं, मैं आगे पढ़ा रहा हूं तो पीछे के क्वेश्चन है। हाँ ये बताइए, तो यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डीसी लगाऊंगा, बैटरी लगाऊंगा तो इसमें करंट दौड़ेगी, एक कांस्टेंट करंट दौड़ेगी, तो कांस्टेंट फ्लक्स पैदा होगा, कांस्टेंट फ्लक्स का मैसेज कांस्टेंट फ्लक्स पहुंच जाएगा, तो इसमें फ्लक्स तो पहुंच गया, लेकिन क्या वो फ्लक्स फ्लक्चुएट हो रहा है, बोलो बता निकुंज। नो क्या, अच्छा आ गया ना समझ में, तो आ गया ना, तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो यहाँ ईएमएफ नहीं इंड्यूस हो सकता, बल्ब नहीं जल सकता। तो इसीलिए यहां पर हमें राजी राजी नहीं, गैर राजी एसी वोल्टेज ही लगाने पड़ेंगे, ठीक है। होपफुली कि आपको ये यहां तक समझ में आ गया, यही है वर्किंग बेटा, बस मैथमेटिकल वर्किंग और पढ़ाऊंगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये भी कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, एनएस ऊपर एनएस ही आना चाहिए, इस रेशियो को स्विच नहीं कर सकते, ऊपर सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स आने चाहिए, नीचे प्राइमरी के, ठीक है। यानी ये रेशियो 1 नहीं होना चाहिए कभी, यदि ये रेशियो 1 है तो वो ट्रांसफार्मर का काम करेगा ही नहीं। ये 1 से छोटा ले सकते हो, 1 से बड़ा ले सकते हो, के कैन नॉट बी 1, यानी अच्छा के 1 कब होगा, के 1 होगा कब, जब दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स आप बराबर ले लोगे, ठीक है, जब दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स आप बराबर ले लोगे, जो बराबर नहीं लिए जाते। पहले तो मैं इतना तो समझ में आ गया होगा कि इसका यूज क्या है, इट इज यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द एसी वोल्टेजेस। प्रिंसिपल क्या निकल के आया, म्यूचुअल इंडक्शन। चलिए वर्किंग स्टार्ट करता हूं, झंडू सी वर्किंग है। बताइए, अब आपको वो कॉन्सेप्ट बताता हूं कि ये वोल्टेजों को घटा कैसे देता है।
वोल्टेजों को बढ़ा कैसे दे देता है। ठीक है, चलिए सर के जीरो जीरो कैसे हो जाएगा बताना। अच्छा ये वैल्यू जीरो तब आएगी जब सेकेंडरी में, अच्छा वेट करो, अभी वेट करो, आप अपने आप समझ जाओगे कि इस रेशियो का क्या यूज है। अभी वेट करो, अपने आप ही आ जाएगा समझ में। इंजीनियरिंग माइंड से सोचना, आप इंजीनियर बन चुके हो। तो अब देखिए, हम सब जानते हैं कि फ्लक्स पासिंग थ्रू अ कॉइल उसके नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। फ्लक्स लिंक्ड विद एनी कॉइल विद एनी सोलेनॉइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नंबर ऑफ टर्न्स। क्योंकि फ्लक्स एन के प्रोपोर्शनल है तो इसलिए फ्लक्स एन के प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आ गई है अलग बात। क्योंकि फ्लक्स नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल है तो फ्लक्स नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल होगा, और इसीलिए फ्लक्स नंबर ऑफ टर्न्स के भी प्रोपोर्शनल होगा। ये तीन अलग अलग बात समझ में आ गई है ना। ठीक, क्योंकि फ्लक्स नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल है इसलिए सेकेंडरी का फ्लक्स सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा और प्राइमरी का फ्लक्स प्राइमरी के फ्लक्स पे डिपेंड करेगा। दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो फाई एस। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, एन एस अपॉन एनपी डिवाइड करने पर, डिवाइड करो। अब यहां पे क्या तोते उड़े होंगे ईमानदारी से बता देना, इसमें कोई बेइज्जती खराब होने की मतलब फील मत करना कि हमारी बेइज्जती खराब हो गई है, नहीं। बताना ये प्रोपोर्शनलिटी इक्वल कैसे कर दिया सर ने, ये समझ में आया है नहीं। बारीकी से जल्दबाजी हाँ मत करना। मैंने इसको डिवाइड किया, एलएचएस एलएचएस से डिवाइड हो गया, आरएचएस आरएचएस से, लेकिन ये साला तो ये तो प्रोपोर्शनल थे, इक्वल कैसे हो गया। कितने लोग इस बात को नहीं समझे, कितने लोग नहीं समझे। अच्छा कई तो समझ गए, यस भी समझ गया, निकुंज भी शायद ऐसा लग रहा है। हाँ नहीं, कांस्टेंट वन नहीं है तो नहीं, कांस्टेंट वन नहीं है। सुमित समझ गया, विनय नहीं समझे, ईमानदारी है। ठीक है, जो नहीं समझे मैं उन्हें अलग से समझा दूंगा। ठीक है, हाँ अब देखो, अब क्वेरी आ रही है, सर नहीं समझे, सर नहीं समझे। बेटा सुनिए, मैं पहले और भी समझाता हूं, आ जाएगा। जब आप यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के इक्वल लगाओगे क्या आएगा, नीचे भी तो वही क्या आएगा। अब समझे भाई, एनएस एनपी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे क्योंकि एक ही पैटर्न की इक्वेशन है तो एक कांस्टेंट आएगा, कट जाएगा। कितना इजी कॉन्सेप्ट था, अब समझ में आया है ना। और सुनिए, कंजड़ बना मत फैलाना इससे कि हाँ सर आ गया कि दो अलग वी आई के प्रोपोर्शनल है, हाँ, और वोल्टेज तो करंट के प्रोपोर्शनल होता है और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। दोनों को डिवाइड कर दूं है ना, इक्वल टू। सर आपने कहा था, एक नए साइंटिस्ट बन रहे हैं सर, आप ही ने तो कहा था प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो क्या आएगा, कट जाएगा। एक नए लेवल की इक्वेशन बना दी कि वी आई के प्रोपोर्शनल है, प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली होता है। सर डिवाइड कर दो, कांस्टेंट कट जाएगा, वी अपॉन पी इक्वल टू, और फिर भूल जाएंगे कि ये वी वोल्टेज है, ये वी वॉल्यूम है। हाँ, वी स्क्वायर इक्वल टू पी आई। सर मैं सही जा रहा हूं ना, सर देखना मैं सही जा रहा हूं ना, बिल्कुल मेरी क्रिएटिविटी है ये। सर बताओ आप क्यों मना करते हो, हम रिसर्च नहीं करें हैं? चलिए तो ध्यान रखना, इक्वेशन सेम लेवल की सेम होनी चाहिए, ठीक है ना, सेम। ये इसमें जो कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा वही तो यूज करेंगे दोनों, इसीलिए कट गया। ठीक, हाँ उसे तो नई थ्योरी बना लेना है नहीं। चलिए कोई नई थ्योरी इजाद हो जाएगी। ठीक, चलिए ये समझ में आ गया। थोड़ी सी बेटा, थोड़ी सी थर्ड मीटिंग और लूंगा, थोड़ी सी, ठीक, बस थोड़ी सी। ठीक, तो फाइव एस इक्वल टू हो गया एन एस अपॉन एनपी, सॉरी एन एस अपॉन एनपी इंटू फाइव पी। सोचो, एक एक स्टेप क्लियर करके बता रहा हूं मैं। आपकी नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रही है, आप यूं कर रहे होगे, नहीं नहीं ऐसे कर रहे होगे ना तीसरी मीटिंग के नाम लेते ही। अच्छा तो कितनी रह गई है थर्ड मीटिंग, रुक जाओ एक मिनट देखने दो। चलो 5-7 मिनट जो रह गई थर्ड मीटिंग मत आना, खुश मत आना थर्ड मीटिंग, छोड़ो इसको तो पूरी कर लो। ये समझ में आया। यदि ये 5s अपॉन 5p ns अपॉन np हो गया, ठीक है, वीडियो देख लेना दोबारा से जो मैंने काट दिया यहाँ पे, रिपीट कि वो प्रोपोर्शनलिटी इक्वल कैसे बन गया। इस 5p को उधर ले जाओ। अब दोनों को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, समझ जाओगे क्यों डिफरेंशिएट कर रहा हूं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो बताना विद रेस्पेक्ट टू टी डी फाई एस अपॉन डी टी। अच्छा एन एस अपॉन एन पी तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, डी अपॉन डी टी फाइव पी। इज इट ओके?
और जैसे ही मैंने डिफरेंशिएशन पहुंचाया आपके, तुरंत तुम्हारे दिमाग की घंटी बजेगी, ये तो देखा देखा सा लग रहा है। कहां देखा था, कहां देखा था, ओ हाँ, अरे हाँ, E इक्वल टू तो माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है। बताना, जब चेंज इन फ्लक्स होता है डी फाई अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, इंड्यूस ईएमएफ होता है ना। तो इसका मतलब जब आप सेकेंडरी का रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हो तो माइनस ई एस आएगा, इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी, ठीक है। और ये रहा एनएस अपॉन एनपी। और जब आप प्राइमरी का रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कर रहे हो तो ये माइनस ईपी आएगा, इंड्यूस ईएमएफ इन प्राइमरी। डू यू पल्ले और नॉट? होपफुली हो गया हमारा काम, यानी ई एस अपॉन ईपी, माइनस से माइनस खत्म। ये होती है किसी ट्रांसफॉर्मर की। अच्छा ध्यान रखना, अभी इसी से समझाऊंगा। एनएस अपॉन एनपी के था, एनएस अपॉन एनपी ई एस अपॉन ई भी निकला। इसकी मैथमेटिकल वर्किंग के दौरान हमने ये पाया कि एनएस अपॉन एनपी तो कंस्ट्रक्शन रेशियो था, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो था, लेकिन हमने पाया एनएस अपॉन एनपी ई एस अपॉन ईपी के भी बराबर निकला। फटाफट देखिए, अब ये कंस्ट्रक्शन का कमाल है, यही इंजीनियरिंग माइंड है। मात्र यही रेशियो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बना देगा, यही स्टेप डाउन, कुछ ज्यादा सोचना है ही नहीं। इमेजिन करिए, हाँ मतलब इसमें एक चीज बढ़ा सकते हो कि ई एस अपॉन ईपी एन एस अपॉन एनपी, और यही के था, यही के था। अब सुनिए छोटी सी बात, बहुत छोटी सी बात, केस वन वो ये, यदि ट्रांसफॉर्मर बनाने वाला इंजीनियर यदि के को 1 से बड़ा ले ले। अच्छा के 1 से बड़ा आएगा कब? सिंपल, यदि सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से बड़े ले ले, कंस्ट्रक्शन के समय सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से ज्यादा ले ले, तो इससे क्या होगा बेटा, यदि ठीक है ना, इससे ये होगा एनएस अपॉन एनपी। बेटा आ जाना तीसरी मीटिंग थोड़ी देर के लिए, 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, यदि चली जाए तो एनएस अपॉन एनपी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। यदि एनएस एनपी से लेट ले लिया जाए कंस्ट्रक्शन के समय, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से ज्यादा ले लिए, तो एनएस अपॉन एनपी 1 से बड़ा आएगा। यानी ब्रैकेट में लिख देता हूं, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से बड़ा आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से बड़ा। अभी अभी ताजा समाचार ये मिले कि एनएस अपॉन एनपी को ईएस अपॉन ईपी लिख सकते हो, तो वो भी 1 से बड़ा आएगा, 1 से बड़ा। सोचिए, इसका मतलब ईपी को इधर ले जाइए, हो गया काम। अब आप समझिए, बस इस चीज को समझाऊंगा, अगली कोई चीज नहीं समझाऊंगा। इसका मतलब यह कि यदि कंस्ट्रक्शन के समय सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से ज्यादा ले लिए जाए, तो सेकेंडरी के वोल्टेज प्राइमरी से ज्यादा आएंगे। ये कहलाता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। आ गया ना मजा? पता ही नहीं चला बातों में। यानी आप प्राइमरी में जो दोगे उससे बड़ा सेकेंडरी में आएगा। दूसरा वाला खुद सोच लेना, मैं कल बता दूंगा कि यदि कंस्ट्रक्शन के समय ये रेशियो में नीचे लेस देन कर दूं, ये कर दूं, तो क्या स्थिति हो जाएगी बोलो? वो स्टेप डाउन होगा। अपने आप ही थ्योरी आ गई कि यदि इस तरीके से सिचुएशन निकाल रहे हो तो सेकेंडरी के टर्न्स प्राइमरी से, मत आना थर्ड मीटिंग, ठीक है, खुश रहो, सेकेंडरी के टर्न प्राइमरी से ज्यादा हो तो ये परिस्थिति पैदा हो जाएगी सर्किट में, सेकेंडरी के जो वोल्टेज आएंगे वो प्राइमरी से ज्यादा आएंगे। इसको बोलते हैं, लिख लेना, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ले लो एसएस, जल्दी से लो एसएस, ठीक, थर्ड मीटिंग नहीं आना, टेंशन मत लो। और होप इतना तो सिमिलरली थ्योरम तैयार करा चुका हूं मैं आपको, सिमिलरली थ्योरम आपको तैयार करा चुका हूं कि के सेकंड जितना है नहीं, यदि कंस्ट्रक्शन के समय नहीं आना थर्ड मीटिंग यार, इफ सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से कम हो, है ना, इसका मतलब एनएस अपॉन एनपी लेस देन 1 आएगा जब इसको इधर लाओगे तो। दैट इज ट्रांसफॉर्मर रेशियो के बारे में क्या विचार है आपका कि वो 1 होगा, 1 से कम होगा, सॉरी। तो ईएस अपॉन ईपी भी लेस देन 1 आएगा, इसका मतलब ईएस ईपी से कम आएगा। दिस इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब आप मुझे ये बताइए, हाँ 1 मिनट रहेगी, जितनी है उतना पढ़ लो, यूज कर लो, मैक्सिमम निचोड़ लो मीटिंग को, गन्ने के जूस की तरह, गन्ना डाल गया नहीं, एंड तक निचोड़ते रहो। अब आप समझिए कि ये रेशियो 1 के बराबर क्यों नहीं लेना पसंद करते इंजीनियर? फिर तो कोई फायदा ही नहीं होगा ना। यदि आप इसको 1 के बराबर ले लोगे कि सेकेंडरी और प्राइमरी के बराबर कर दिए, तो ये रेशियो जब 1 आएगा तो फिर तो ईएस और ईपी बराबर हो जाएंगे ना। फिर क्या जरूरत है इस नौटंकी की? फिर तो सीधे चलने दो जो चल रहा है।